हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून। आरसीसी की सीरीज़ को यानी यूनिट नंबर 3 की सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए आज लेक्चर नंबर 2 में हम लोग बात करने जा रहे हैं कैसे मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को फाइंड आउट करते हैं। हमारे यूनिट जो थर्ड था वो चल रहा था एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन। कौन सा यूनिट चल रहा था? एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन। ठीक है, यही चल रहा था। तो लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाता है और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, क्या इंपॉर्टेंट आईएस कोडल प्रोविजंस है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था। अब देखिए यहाँ पे मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको लास्ट टाइम में स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बताया था। तो ये कुछ इस तरीके से था जहाँ पे आपका बॉटम पार्ट में यानी कि यहाँ पे स्टील प्रोवाइड किया गया है। मेनली स्ट्रेंथ पर्पस के लिए सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन में हम बॉटम में ही स्टील प्रोवाइड करते हैं टेंशन जोन में, इन द केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम इन द जनरल केसेस। बट इन द केस ऑफ कैंटिलीवर बीम इट इज़ जस्ट अपोजिट ऑफ सिंपली सपोर्टेड। मैंने बताया था कि कैंटिलीवर बीम के केसेस में कंप्रेशन जोन जो होता है वो क्या होता है, नीचे आ जाता है, टेंशन जोन ऊपर चला जाता है, इसलिए वहाँ पे हम रिइंफोर्समेंट हम टॉप जोन में डालते हैं। ठीक है, बट वो एक्सेप्शन है कैंटिलीवर बीम। ठीक है, मैंने बताया भी था डिफ्लेक्शन शेप उसका ड्रॉ करके ऑलरेडी आपको। ठीक है, तो एक्सयू मैक्स की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ, क्योंकि इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल्स आते हैं। लास्ट के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि एक्सयू की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सयू की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप कंप्रेसिव फोर्स को टेंसाइल फोर्स के बराबर इक्वेट कीजिए, वहाँ से आपको एक एक्सयू के फॉर्मूला मिलेगा, वहाँ पे आप सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आपका एक्सयू निकल जाएगा। देखिए ये एक्सयू मैक्स है, यहाँ पे क्या है, ये एक्सयू मैक्स। और यहाँ से मैंने बताया था कि टॉप मोस्ट कंप्रेशन फाइबर से लेकर के जो नीचे का स्टील है उसके सेंटर तक का डिस्टेंस को कहा जाता है इफेक्टिव डेप्थ, जिसको स्मॉल डी से डिनोट किया गया है। ठीक है, अगला डायग्राम जो आपको दिख रहा है वो है स्ट्रेन डायग्राम। कौन सा डायग्राम है? स्ट्रेन डायग्राम। कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, मैंने आपको बताया था पहले भी, ये स्ट्रेन डायग्राम होता है। ठीक है, जो टॉप मोस्ट फाइबर होता है वहाँ पे स्ट्रेन जो होता है 0.0035। स्टूडेंट कहीं कहीं पे लिखा जाता है 35 इंटू 10⁻⁻4, ये भी लिखा जाता है, सेम मीनिंग है। ठीक है, इसको भी हम लिख सकते हैं 35 इंटू 10⁻⁻4, क्योंकि जब आप डेसिमल शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा 0.0035। तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पर स्टील है टेंशन जोन में, वहाँ पे जो स्ट्रेन होता है मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम में 0.87 FY/ES। ठीक है, प्लस 0.002 ये होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये वाला वैल्यू अगर स्मॉल डी है टोटल, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है यहाँ पे ये है 0.42 XU। कितना है? 0.42 XU है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि जो भी टर्मिनोलॉजीज है, कितना स्ट्रेन है, कितना स्टील में स्ट्रेन है, कितना यहाँ पे कंप्रेशन जोन में है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, याद इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि ये आईएस कोड के अकॉर्डिंग ये सारे प्रोविजंस है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जो सारे डाटा पे मैं जोर दे रहा हूँ बार बार कि आपको याद रखना है, तो उसको आपको याद रखना है। ठीक है, आप एग्जाम दोगे तो वहाँ पे सारे डेटा आएंगे एग्जामिनेशन में कि आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर में कितना स्ट्रेन होता है, आउटर मोस्ट टेंशन फाइबर में कितना होता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये जो ट्रायंगल बना है, ये जो ट्रायंगल बना है, ठीक है, अब देखिए एक्सयू मैक्स है तो नीचे वाला पार्ट को हम कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे डी माइनस एक्सयू मैक्स लिख सकता हूँ मैं। यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? डी माइनस एक्सयू मैक्स लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे देखिए दो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, एक ऊपर वाला ट्रायंगल, एक नीचे वाला ट्रायंगल, यानी एक कंप्रेशन जोन में ट्रायंगल है, ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट हो गया, और एक नीचे वाला पार्ट ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा, एक नीचे वाला ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो गई है। दोनों में हम सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगाएंगे जैसे कि हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड में करते थे। उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ की वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। काफ़ी इजी है, आप लगा सकते हैं। लगाने के बाद यहाँ पे मैंने बताया था कि सिमिलर ट्रायंगल का जो साइड होता है प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो आप फिगर से देख सकते हैं एक्सयू जो मैक्स है यहाँ पे, या मैं डायरेक्ट लगा के आपको दिखा देता हूँ कैसे लगाना है इसको। ठीक है, कंफ्यूज नहीं रहना है। ठीक है, ये वाला पार्ट कितना हो गया, ये वाला पार्ट हो गया डी माइनस एक्सयू मैक्स। ठीक है,
तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे एक्स यू मैक्स है, एक्स यू मैक्स डिवाइडेड बाई में आप ये वाला लिख सकते हैं ना, ये वाला आउटर मोस्ट कंप्रेस, क्योंकि एक ट्रायंगल तो ये वाला हो गया, ठीक है। तो इसका साइड हो गया एक्स यू मैक्स डिवाइडेड बाई 0.0035 बराबर कितना लिख सकते हैं। अब ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ये वाला ट्रायंगल है ना, ठीक है। इसका ट्रायंगल का ये वाला पार्ट कितना है, डी माइनस 0 क्या है, डी माइनस एक्स यू मैक्स, सीधे डी माइनस एक्स यू मैक्स डिवाइडेड बाई में ये वाला कितना है 0.87 FY बाई ES प्लस 0.002, ठीक है। क्या किया है मैंने इस ट्रायंगल का जो साइड है और नीचे वाले ट्रायंगल का साइड को क्या किया है, प्रोपोर्शनल कर दिया, दोनों को बराबर कर दिया है, ठीक है। अब इसको जो आप सॉल्व करेंगे, ये जो मैंने अभी आपको बताया है, इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो नीचे के बराबर आ जाएगा। इसको कितना लिख सकते हो आप, इसको आप कितना लिख सकते हैं, इसको आप कितना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एक्स यू मैक्स, ठीक है, डिवाइड बाई में ये वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं डी माइनस एक्स यू मैक्स, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, ठीक है। ये वाला पार्ट को हम नीचे ला दिए तो ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 0.0035 डिवाइड बाई में आ जाएगा 0.87 FY बाई ES प्लस 0.002, ठीक है। इसको जब इक्वेट करेंगे तो इतना के बराबर आ जाएगा, ठीक है। दोनों के साइड को प्रोपोर्शनल कर देना है, यानी ऊपर वाला जो ट्रायंगल मिल रहा है उसका साइड और नीचे वाला का साइड दोनों क्या होगा, आपस में प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। आप ऐसे करेंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो नीचे में आप आएंगे तो वही चीज़ यहाँ पे डिनोट किया गया है, जो मैंने आपको बताया है वही सिमिलर ट्रायंगल से आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आया है देखिए इतना आया है, एक्स यू मैक्स डिवाइड बाई डी माइनस एक्स यू मैक्स 0.0035 डिवाइड बाई 0.87 FY बाई ES प्लस 0.002, ठीक है, ये आया है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, अब क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको ऐसे और यहाँ से ऐसे, ठीक है। जब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, तो देखिए एक्स यू मैक्स इंटू ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.87 FY बाई ES प्लस 0.002 बराबर हो जाएगा डी माइनस एक्स यू मैक्स इंटू 0.0035। स्टूडेंट जब इसको पूरा आप सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन आएगा और वो इक्वेशन आएगा एक्स यू मैक्स बाई डी के फॉर्म में, ठीक है। जो अभी मैं बताया हूँ इसको आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद में ये जब सॉल्व करोगे तो एक्स यू मैक्स बाई डी के फॉर्मेट में यहाँ पे क्या आएगा, इक्वेशन आएगा, क्योंकि यहाँ पे दो ही चीज़ है, एक्स यू मैक्स और डी है। तो एक्स यू मैक्स और डी के फॉर्म में आपको एक इक्वेशन आएगा, उसको सॉल्व करोगे तो आपका ये वाला वैल्यू जो है ऑब्टेन हो जाएगा। एक्स यू मैक्स बाई डी इज इक्वल टू 0.0035 डिवाइडेड बाई 0.087 FY बाई ES प्लस 0.005 है, ये इक्वेशन आपको मिलेगा, ठीक है। यानी कि एक्स यू मैक्स बाई डी बराबर इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील तो कांस्टेंट होता है, वेरी क्या करेगा यहाँ पे, वेरी करेगा यहाँ पे FY की वैल्यू, क्या वेरी करेंगी, FY की वैल्यू, यानी कि डिफरेंट FY की वैल्यू के लिए एक्स यू मैक्स बाई डी की वैल्यू भी वेरी करेगी। बात समझ में आ रहा है, किस पे डिपेंड करेगा, FY पे डिपेंड करेगा। क्यों, क्योंकि ES तो कांस्टेंट रहता है सबके लिए। अब हाई स्ट्रेंथ यानी HYSD बार के लिए FY की वैल्यू अलग होगी, माइल्ड स्टील के लिए अलग होगी, तो सारे वैल्यू को रखेंगे यहाँ पे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग में हमें एक्स यू मैक्स बाई डी की वैल्यू मिलती चली जाएंगी, ठीक है। तो देखिए अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए ये फाइनल हमारा इक्वेशन आ गया, कैसा है मैंने आपको बताया अभी। अब देखिए यहाँ पे E का वैल्यू कांस्टेंट है 2 लाख न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, और FY माइल्ड स्टील के लिए अगर हम निकालें तो 250 लेते हैं माइल्ड स्टील के लिए। अब सारे वैल्यू को यहाँ पे पुट कीजिए, एक्स यू मैक्स बाई डी बराबर हो गया फॉर्मूला 0.0035 डिवाइड बाई इतना। अब 0.87 FY की जगह कितना रखोगे माइल्ड स्टील के लिए, 250 डिवाइड बाई ES की जगह पे 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर प्लस 0.005, ये हमारे फॉर्मूला से है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में पुट करके तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.531, यानी कि 0.53, ठीक है। अब एक्स यू मैक्स बाई डी की वैल्यू आ गई है 0.53, है ना। तो एक्स यू मैक्स बराबर आप कितना लिख सकते हैं, एक्स यू मैक्स इज इक्वल टू 0.53 क्या डी, ठीक है। तो माइल्ड स्टील के लिए मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस होता है 0.53 टाइम्स ऑफ स्मॉल डी। स्मॉल डी कहाँ, जहाँ पे क्या है, इफेक्टिव डेप्थ है।
ठीक है। उसी तरीके से हम और भी स्टील ग्रेड के लिए जितना भी जो भी स्टील ग्रेड होगा हम यहाँ पे FI के लिए वैल्यू पुट करेंगे। अगर 415 के लिए तो 415 पुट करेंगे FI की जगह पे, अगर 500 है तो 500 पुट करेंगे, 550 है तो 550 पुट करेंगे, जो भी है जिसके लिए भी निकालना है वो सारे वैल्यूज पुट करेंगे और वहाँ पे XU मैक्स की वैल्यू हमें इन द टर्म ऑफ इफेक्टिव डेप्थ मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो उसी के लिए नीचे में एक टेबल दिखाया गया है। देखिए अब देखिए यहाँ पे सारे के लिए निकाला ही गया है। माइल्ड स्टील के लिए हमने वो निकाला है, तो माइल्ड स्टील के लिए वैल्यू आया है 0.53D। उसी तरीके से जब FI की जगह पे आप 415 रखोगे ऊपर में तो ये वैल्यू आपको मिलेगा 0.48D मिलेगा। ठीक है, फिर 500 रखोगे आप तो 500 रखोगे तो 0.46D मिलेगा। ठीक है, यानी देखो घट रहा है ये, है ना। यानी कि माइल्ड स्टील के लिए XU मैक्स की वैल्यू 0.53D है, 415 के लिए 0.48D है और 500 के लिए 0.46D है। अब आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, एक तो फार्मूला आपको आना चाहिए कैसे डिराइव करना है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखना है कि XU मैक्स का जो वैल्यू है माइल्ड स्टील के लिए कितना होता है, फिर 415 के लिए कितना होता है, 500 के लिए कितना होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो मैं जिसको भी स्टार मार्क दे रहा हूँ आपको उसको याद रखना है। याद तो सारी चीज़ें रखनी है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं बार बार स्टार मार्क मार रहा हूँ, डबल स्टार मार्क यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको इसे याद रखना है। ओके, पूछा जाए कि फेरस 500 के लिए मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कितना होता है, तो आपको डायरेक्ट याद रहना चाहिए 0.46 टाइम्स ऑफ D, क्योंकि जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आप इतना सारा फॉर्मूला ड्राइव नहीं करेंगे, आपको डायरेक्ट इफेक्टिव डेप्थ पता रहेगा, इसमें पुट करेंगे तो XU मैक्स की वैल्यू पे आपको फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। ठीक है, अब लिमिटिंग मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसके लिए देखिए, इसके लिए आपको कंप्रेसिव फोर्स को टेंसाइल फोर्स को अब इक्वेट करना पड़ेगा। तो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स होता है 0.87 FY इंटू AST और 0.36 FCK B इंटू XU कंप्रेशन फोर्स होता है, तो XU की जगह पे XU मैक्स यहाँ पे कर दिया गया है। तो अब देखिए अब AST बाई B आप करोगे तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ से आ जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप सॉल्व करोगे ऊपर वाले पार्ट को तो ये आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको खुद आना चाहिए, ऐसे भी इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है कहाँ, है ना। AST बाई इधर से B को नीचे ले आना है तो AST बाई B हो जाएगा। अब 0.36 FCK B इंटू XU मैक्स डिवाइड बाई में 0.87 FY हो गया, बस। अब इसी चीज़ को यहाँ लिखा गया है तो इतना ज़्यादा एलिब्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए चूँकि हमारा जो स्टील आएगा इन टर्म ऑफ एरिया आएगा, देखिए स्मॉल b इंटू डी कर दिया गया है, डी से इधर भी डिवाइड किया गया है, डी से इधर भी डिवाइड किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे इस इक्वेशन पे कोई भी हमारे इस टर्म पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों साइड में डी से डिवाइड कर दिया गया है। तो PT लिमिट AST बाई BD को ही कहा जाता है परसेंटेज ऑफ स्टील लिमिट, है ना। PT लिमिट लिखा गया ना, परसेंटेज ऑफ स्टील लिमिट। तो ये फॉर्मूला हो गया 0.36 FCK इंटू XU मैक्स डिवाइड बाई 0.87 FY इंटू D। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील के लिए क्या किया गया है, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से क्या कर दिया गया है, मल्टीप्लाई कर दिया गया है, क्योंकि परसेंटेज में है। ओके, अब देखिए एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, उस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए FY 250 के लिए नहीं माइल्ड स्टील की बात करते हैं, तो माइल्ड स्टील के पहले आपको याद रखना है कि XU मैक्स की वैल्यू 0.53D होता है, ये आपको याद रखना है। ये आया कैसे है, ये मैंने आपको अभी की जस्ट पहले बताया कि कैसे डिराइव हुआ है फार्मूला, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि 0.53D होता है। ठीक है, कैसे होता है ये मैंने आपको बताया, बट एग्जाम के लिए आपको डेफिनेटली इसको याद रखना है। ठीक है, तो PT लिमिट की वैल्यू निकालेंगे, उसमें फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा 0.36 FCK इंटू XU मैक्स। XU मैक्स को 0.53 इंटू D रख दिया, 0.87 FY की जगह 250 इंटू D इंटू 100 करेंगे तो ये वैल्यू 2.193 आ जाएगा, यानी कि 2.2% के आसपास आएगा। यानी कि अगर माइल्ड स्टील बार है और मैक्सिमम उसके लिए मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगा 0.53D, वहाँ पे PT लिमिट यानी कि आपको 2.2% जो है आपको स्टील वहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना, स्टील क्या कह रहे हैं हम लोग, जो भी रिइंफोर्समेंट होता है, ठीक है, उतना प्रोवाइड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब 2.2% ऑफ किसका, उसके एरिया का, B इंटू डी का, B इंटू डी का क्या कह रहा है, परसेंटेज किसका कह रहा है, ये चीज़ समझना जरूरी है। 2.2% किसका बोला जा रहा है, B इंटू डी का, यानी कि जो आपका ब्रीथ इंटू इफेक्टिव डेप्थ है उसका 2.2% आपको एरिया स्टील प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गया। अब इसी तरीके से डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील के लिए आप वैल्यू को पुट करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलता चला जाएगा। अब ये डिपेंड करेगा बेसिकली ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे, तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 है, उसके लिए FCK की वैल्यू 20 हो जाएगी। अब इसके लिए आपको 250 के लिए 1.758 हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे आपका फिर 415 के लिए करेंगे तो 0.955 आ जाएगा, और फिर 500 के लिए करेंगे तो 0.754 आ जाएगा। ये सारा इसी तरीके से टर्म को पुट करेंगे, ये तो सारा वैल्यू है। अब पुट करने के बाद ये स्टैंडर्ड रिजल्ट मिला है। तो देखिए आपको इतना ये वाला टर्म याद करने की ज़रूरत नहीं है,
ओके, ये टेबल आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस इसका आना चाहिए कि कैसे हम यहाँ पे निकालते हैं। ओके, कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये चीज़ आपको आना चाहिए। बट इससे पहले मैंने जो बताया उसका स्टैंडर्ड रिजल्ट भी आपको याद होना चाहिए, जो मैंने डबल स्टार मारा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। मैंने आपको वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अंदर में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को निकालना काफ़ी अच्छे से बताया था, इसलिए कि आज जब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ तो यहाँ पे आपको दिक्कत ना आए। ओके, और मुझे उम्मीद है आप सभी जो है फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोग प्रीवियस लेक्चर को नहीं किए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाके ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आपको समझना है आरसीसी को तो बहुत ज़रूरी है कि आप प्रीवियस के सारे लेक्चर्स को कंप्लीट कर लें, क्योंकि डायरेक्टली आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ये कोई रैंडमली ऐसा चीज़ नहीं है जब मैं आपको अचानक बताऊँ आपको समझ में आने लगे। ठीक है, थोड़ा वेट कीजिएगा, पानी पी लेता हूँ। देखिए, आरसीसी ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप इसे इंटरेस्ट लेकर पढ़ते हैं तो काफ़ी मज़ा आएगा। अगर आप इसको इंटरेस्ट लेकर नहीं पढ़ते तो आपके लिए काफ़ी टफ होगा फिर, है ना। देखो, जितना ज़्यादा ऊपर में थ्योरी लिखा हुआ है ना, वो सब लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है इतना। ठीक है, एक चीज़ मैं और आपको बता रहा हूँ, जहाँ जहाँ मैं बता रहा हूँ नोट करने के लिए, वो चीज़ आपको नोट करना है। सारी चीज़ें नोट करनी है, बस ये थ्योरेटिकल पार्ट इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप शॉर्ट टर्म में लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है आप लिख सकते हो, बाकी आप इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ये एग्जाम में आता है इतना लिखने के लिए थ्योरी। ठीक है, बट अब चाहो तो थोड़ा थोड़ा स्मॉल डेफिनेशन के टर्म में इसे लिख सकते हो। ठीक है, बाकी मैं तो आपको बताते हुए चल ही रहा हूँ सारा चीज़, है ना। तो देखो, यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था स्ट्रेस डायग्राम की सहायता से, इससे पहले के लेक्चर्स में कि क्या होता है लीवर आर्म, बहुत अच्छे से मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जा करके देखें। तो देखो, लीवर आर्म क्या होता है। लीवर आर्म मतलब होता है कि जो कंप्रेशन फोर्स और टेंशन फोर्स लगता है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को लीवर आर्म कहा जाता है। अगर मैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ करूँ, देखो मैंने बताया था कि इस तरीके से बीम का क्रॉस सेक्शन है और इस तरीके से यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस है। क्या है? न्यूट्रल एक्सिस है। बॉटम जोन में रिइंफोर्समेंट को प्रोवाइड किया गया है। क्या प्रोवाइड किया गया है? रिइंफोर्समेंट को प्रोवाइड किया गया है। फिर जो है हमारा इस तरीके से हमारा स्ट्रेन डायग्राम होता है। तो स्ट्रेन डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं, बताया था मैंने आपको पहले, इस तरीके से। ठीक है, एक्चुअली में ये थोड़ा सा नीचे आएगा, एक मिनट वेट कीजिएगा आप। ठीक है, यहाँ पे स्टील है। ठीक है, तो स्ट्रेन डायग्राम अगर हम ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरीके से यहाँ तक ऐसे। फिर से स्ट्रेस डायग्राम अगर हम ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से ऐसे आकर के ऐसे पैराबोलिक आता है, मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे देखिए, ये सारा डाटा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना क्या क्या डाटा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैंने बताया था कि यहाँ पे 0.0035 स्ट्रेन होता है। यहाँ पे जो हम बात करें तो ये होता है 0.87 FY/ES प्लस 0.002 होता है, ये स्ट्रेन मैंने बताया था। यहाँ पे देखिए, मैंने बताया था कंप्रेसिव फोर्स एक्ट होता है, ये कितना होता है? C = 0.36 FCK/B/XU, इतना कंप्रेसिव फोर्स एक्ट होता है। और कितना CG पे एक्ट होता है? D ये एक्ट होता है आपका 0.42 XU पे। कितना पे? 0.42 XU पे। ओके, और यहाँ से यहाँ तक का डेप्थ को कहा जाता है इफेक्टिव डेप्थ, स्मॉल d। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। ठीक है, और यहाँ पे लग रहा होता है हमारा, यहाँ पे नीचे में लग रहा होता है बॉटम में, ये होता है हमारा टेंसाइल फोर्स, ये होता है बराबर 0.87 FY/AST का। और मैंने बताया था कि कंप्रेशन फोर्स और जो टेंशन फोर्स है उस दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसी को कहा जाता है लीवर आर्म। ठीक है, क्या कहा जाता है? लीवर आर्म। और ये कितना होगा? क्योंकि टोटल डिस्टेंस d है, ऊपर से d यहाँ से यहाँ तक कितना है? 0.42 XU है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? काफ़ी आसान है, ये कितना हो जाएगा? d - 0.42 XU। ठीक है, और इसी को कहा जाता है, इसी से जेड से डिनोट किया जाता है, ये होता है लीवर आर्म। क्या कहा जाता है इसको? लीवर आर्म। ठीक है, देखो मैं जितना भी सारा अभी बता रहा हूँ यही सारा टर्म यहाँ पे लिखा गया है लैंग्वेज के टर्म में। बट लैंग्वेज के टर्म में अगर आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ आपको एक एक चीज़ नहीं समझ में आएगा आपको आरसीसी के अंदर में। ठीक है, आपको समझना है डायग्रामेटिकली, क्योंकि हम सभी के साथ में
आप सभी जब स्टूडेंट पढ़ाई करते हो, हम लोगों को इमेज अगर कैप्चर हो गया दिमाग में तो वो इमेज लंबे समय तक के लिए याद रहता है। आप थ्योरेटिकल चीज़ें बहुत लंबे समय तक याद नहीं कर सकते हो, लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं आपकी माइंड में अगर डायग्राम समझ में आ गया कि स्ट्रेन डायग्राम ऐसा लीनियर होता है, स्ट्रेस डायग्राम पैराबोलिक होता है, यहाँ पे कॉम्प्रेशन फोर्स है, यहाँ पे टेंशन फोर्स है, इतने सारे ये जो डिस्टेंसेज होते हैं उसको लीवर आर्म कहा जाता है, जी माइनस 0.42 XU होता है। अगर ये सारा टर्म आपको समझ में आ रहा है तो आप RCC सीख रहे हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम थ्योरी लिख करके किसी तरीके से पास हो जाएंगे तो फिर आप RCC नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए ये सारा चीज़ हो गया यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे एक होता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, जो कि भी मैं बात करने जा रहा हूँ। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मतलब होता है कि जो आपका फोर्स लग रहा है, फोर्स इनटू जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का, फोर्स इनटू क्या है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को कहा जाता है लीवर आर्म। ठीक है, तो इसी को लीवर आर्म का है, मतलब जैसे यहाँ पे कंप्रेशन फोर्स लग रहा है और यहाँ पे टेंशन फोर्स लग रहा है, तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस को लीवर आर्म कहता है, जो कि d माइनस 0.42 XU के बराबर होता है। ठीक है, और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मतलब किसी भी एक फोर्स को आप ले और उसके बीच के डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दे, यानी 0.36 FCK इंटू B इंटू XU फोर्स है और उसको मल्टीप्लाई कर देगा d माइनस 0.42 XU से, तो ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल जाएगा फ्रॉम द कंप्रेशन साइड। अगर टेंशन साइड से निकालना चाहते हैं तो इस वाले फोर्स को क्या करेंगे हम लोग लीवर आर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 0.87 FY इंटू AST और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे d माइनस 0.42 XU से, क्योंकि इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है d माइनस 0.42 XU है, तो हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि इस सेक्शन का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना है वो पता चल जाएगा हमको। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग RCC के वर्किंग स्ट्रेस मेथड वाले पार्ट में आप लोगों ने इसका क्वेश्चन भी बहुत सारा किया है ऑलरेडी, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ये मैंने उस वक्त इसीलिए इन सारी चीज़ों को कराया था ताकि आपको जो लिमिट स्टेट वाला पार्ट है उसमें कहीं दिक्कत ना हो। और यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं, कहीं भी आपको छोड़ने वाली बात नहीं है, मैं उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितना आपके लिए ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए मैंने सारा चीज़ बता दिया और वही सारा चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, तो जो मेन पार्ट है मैं उसको पढ़ रहा हूँ। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक लिखना है ये चीज़ आपको 6 सेमेस्टर में आने के बाद में मुझे लगता है कि इतना आइडिया हो जाना चाहिए कि क्या लिखना है और क्या छोड़ना है। ठीक है, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको पहले लिमिट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का आप लिख सकते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर डायरेक्टली आप आ जाएंगे लीवर आर्म वाले पार्ट में। ये सब आपको यहाँ से यहाँ तक क्या कर देना है, छोड़ देना है, इतना सारा थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सारा आपको बता दिया। आपको मेन समझना है, कंसर्न RCC का समझना काम है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना न्यूमेरिकल आते हैं, किसी भी एग्जाम में RCC से थ्योरी क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, बट आपको समझने के लिए थ्योरेटिकल पार्ट कुछ कुछ नोट करना ज़रूरी है, जहाँ जहाँ मैं बता रहा हूँ। फिर आप आ जाते हैं लीवर आर्म में, तो ये एक बार नोट कर लीजिएगा लीवर आर्म। ये चीज़ मैंने जो बताया था कि दो फोर्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को कहा जाता है लीवर आर्म। ठीक है, तो लीवर आर्म कितना होता है ये भी मैंने बताया था, d माइनस 0.42 XU फिर डायग्राम से, ये भी चीज़ आप याद रखिएगा, नोट कीजिएगा इसको भी। अब देखिए जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है ये कैसे निकालता है, मैंने बताया था किसी भी एक फोर्स को आप लीजिए, कंप्रेशन को या टेंशन को, और उसको लीवर आर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो अगर हम कंप्रेशन साइड से लें तो 0.36 FCK इंटू B इंटू XU, ये आपको याद रखना है कि कितना फोर्स लगता है, 0.36 FCK इंटू B इंटू XU। और यहाँ पे लीवर आर्म क्या किया है, d माइनस 0.42 XU से मल्टीप्लाई कर दिया गया, यानी कि फोर्स इंटू जो लीवर आर्म का डिस्टेंस उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें निकल जाएगा अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो ये तो हो गया अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर MU लिमिट निकालना है, अगर MU लिमिट आपको निकालना है वहाँ पे, तो वहाँ पे XU मैक्स पुट कर देना पड़ेगा। XU की जगह से आपको यहाँ पे XU मैक्स पुट कर देना है, तो यहाँ पे आपको लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल जाएगा। इसी को कहा जाता है लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अगर आपका जो XU है, XU अगर टेंड करेगा XU मैक्स की ओर में, किसकी ओर में, XU मैक्स की ओर में, तो MU टेंड कर जाएगा MU लिमिट की ओर में, यानी लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में। देखिए समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं RCC में, और आपको समझना पे विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर आप एक बार चीज़ों को समझ जाएंगे तो आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं न्यूमेरिकल्स, नहीं तो आप थ्योरी पढ़ लेंगे और एग्जाम में क्वेश्चन आपसे बनेगा ही नहीं। बात समझ में आ रहा है? जिस तरीके से मैं जो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का पार्ट है ना, आप लोगों ने इग्नोर किया था, जिसका खामियाजा आप लोगों को मिला है। तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर ऐसा पेपर है ही नहीं, बिना पढ़े उसको हो ही नहीं सकता है। आप कितना भी थ्योरी पढ़ ले, अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आता तो आप फिर नहीं कर पाएंगे उसको। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। उसी तरीके से RCC है, अगर आपको अभी भी फाइनल डिग्री लेना है सही से और कोई भी सप्ली नहीं आना है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। RCC ऐसा पेपर है इस सेमेस्टर का, 6 सेमेस्टर का, जहाँ पे बच्चे को मैक्सिमम बैक आने के चांसेस होते हैं, और बच्चे के मैक्सिमम बैक आते भी हैं।
थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर है, मॉस है, आरसीसी, यही सब तो चीज़ है जहाँ पे बच्चों को डिफिकल्टी आती है, और जहाँ पे डिफिकल्टी आ रहा है ना वहाँ पे कुछ ही बच्चे पास कर पाते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मैं जो स्टार मार्क मार रहा हूँ यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करना है ये सारा चीज़ और ये आपको याद भी रखना है। ठीक है, क्योंकि अभी क्वेश्चन जब मैं बताऊँगा वहाँ पर इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, एक एग्जांपल यहाँ पे बताया गया, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे फेरस 250 ग्रेड यानी माइल्ड स्टील है, एफआई की वैल्यू 250 हो जाएगी, एक्सयू मैक्स की वैल्यू 250 के लिए 0.53 डी होता है। अब ये पूछेंगे अब कहाँ से आ रहा है, जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उसको पहले से नहीं समझ में आएगा। ठीक है, इसको मैंने अभी ड्राइव किया कि कहाँ से आया है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और M25 के लिए कॉन्क्रीट किया गया है तो एफसीके का वैल्यू 25 हो जाएगा। तो एमयू लिमिट अब जब निकालेंगे तो 0.36 एफसीके बी और एक्सयू की जब एक्सयू मैक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मैम यहाँ एमयू लिमिट निकाल रहा है, तो डी माइनस 0.42 एक्सयू मैक्स, सारे वैल्यू को पुट कीजिए। एफसीके की जगह पे 25 क्योंकि यहाँ पे M25 कॉन्क्रीट लिया गया है। ओके, और बी तो यहाँ पे देखिए बी की वैल्यू बी के टर्म में रहेंगी और डी डी के टर्म में रहेंगी, क्योंकि बी डी की वैल्यू दी नहीं गई है, कोई क्रॉस सेक्शन यहाँ पे दिया नहीं गया, सिर्फ पुट करना है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे सिर्फ एक्सयू मैक्स की वैल्यू 0.53 डी के टर्म में पुट करना है। सारे वैल्यूज को पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपका जाएगा 3.72 BDS। और ये एग्जाम्पल के फॉर्म में समझाया गया है। ठीक है, कैसे निकालते हैं लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ आपको निकालने आना चाहिए, ये चीज़ आपको डाटा याद नहीं रखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया गया M20, एफसीके के वैल्यू M20 हो जाएंगी। फेरस 250 के लिए अगर आप निकालेंगे तो 2.9 BD² हो जाएगा। उसी तरीके से 415 के लिए 2.76 BD², क्योंकि वहाँ पे एफआई की वैल्यू वेरी करेगा, यहाँ पे 2.66 BD²। ये आपको निकालना आना चाहिए, कैसे वैल्यू को पुट करके निकाला गया। या ऊपर वाले जो फॉर्मूला मैंने अभी बताया है वही सारे वैल्यूज को पुट किया गया है और वहाँ पर ये सारे को कैलकुलेट किया गया है। फिर से आपको मैं बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए, और इसको आपको कॉपी में भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नो रिक्वायरमेंट टू राइट, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझना है आप लोग को। ठीक है, इससे पहले जो मैंने अभी बताया उसको सभी को राइट करना है, और जहाँ जहाँ मैंने बताया है टेबल परसेंटेज ऑफ स्टील वाले में उसको भी ये टेबल डाउन नहीं करना है। एक्सयू मैक्स वाला जो टेबल बताया था मैंने कंक्रीट के लिए, उसको राइट डाउन करना है। ठीक है, देखिए ये सारी चीज़ें राइट डाउन करना है, यहाँ तक ये सारी चीज़ यहाँ तक राइट डाउन करना। आप एग्जाम्पल में यहाँ पे बना सकते हैं ताकि आपको समझने में बाद में आसानी होगा। यहाँ तक इसके नीचे वाले टेबल को आपको राइट डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए अब टाइप ऑफ बीम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपको ऑलरेडी पता है। किसके अंदर में? वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अंदर में। जिस बच्चे ने वर्किंग स्ट्रेस मेथड को अच्छे से पढ़ा है उसके लिए काफ़ी आसान है, और जिस बच्चे ने वर्किंग स्ट्रेस मेथड को अच्छे से नहीं पढ़ा है उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बिकॉज सारे कॉन्सेप्ट वहीं से आ रहे हैं। बस थोड़ा बहुत क्राइटेरिया जो है चेंज हो रहा है, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही हैं सॉल्व करने के लिए। देखिए मैं एक बार में तीनों सेक्शन को समझाऊंगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं समझाऊंगा, बिकॉज मैंने पहले ही बहुत सारी चीज़ ऑलरेडी समझा रखा है। देखिए आरसीसी में 3 टाइप के सेक्शन होते हैं। कितने टाइप के सेक्शन होते हैं? 3 टाइप के सेक्शन होते हैं। ओके, फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, आपको ये सारा चीज़ यहाँ तक लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सारा चीज़ मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया है। लिखना कहाँ से है? टाइप ऑफ बीम सेक्शन देना है टॉपिक, फिर यहाँ से लिखना है डिपेंडिंग अपॉन द परसेंटेज ऑफ टेंसाइल स्टील द सेक्शन क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। पहला है बैलेंस सेक्शन। कौन सा सेक्शन है? बैलेंस सेक्शन। दूसरा है अंडर इन्फोर्स सेक्शन, तीसरा है ओवर इन्फोर्स सेक्शन। ठीक है, बैलेंस सेक्शन कौन सा सेक्शन होता है? अब बैलेंस सेक्शन कैसे सेक्शन को आप कहेंगे, ये सारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उस तरीके से अंडर इन्फोर्स सेक्शन किसे कहेंगे और ओवर इन्फोर्स सेक्शन कहेंगे। अब देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताया था पहले, ठीक है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, और क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस अगर दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाए तो उसे कहा जाएगा, कौन सा सेक्शन कहा जाएगा? बैलेंस सेक्शन कहा जाएगा। मैंने बताया था आपको, अगर एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस लेस देन क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है तो उसे कहा जाएगा अंडर इन्फोर्स सेक्शन। अगर एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस ग्रेटर देन है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस तो उसे कहा जाएगा ओवर इन्फोर्स सेक्शन। पहला डिफरेंसेस तो ये याद रखना है, बाकी मैं भी आपको आगे आगे बता रहा हूँ, ठीक है, और मैंने इसके बारे में ऑलरेडी बहुत पहले आपको बताया भी है, ठीक है। तो पहला तो आप समझ गए हैं कि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस जो है अगर
बराबर हो जाएगा क्रिटिकल का तो बैलेंस हो जाएगा। अगर एक्चुअल कम रहेगा क्रिटिकल से तो उसको अंडर इन्फोर्स सेक्शन कहेंगे। अगर एक्चुअल ग्रेटर देन रहेगा क्रिटिकल से तो उसको कहेंगे ओवर रिइंफोर्स सेक्शन। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो देखिए जैसे कि मैंने डायग्राम आपको पहले बताया था, डायग्राम क्या बताया था पहले बताया था, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी डायग्राम है। इस डायग्राम को जरा आप ध्यान से देखिए। देखिए ये आपका जो है स्ट्रेन डायग्राम है। ठीक है, अब देखिए जितना यहाँ पे एक्सियो मैक्स है ना ये क्रिटिकल के बराबर है, किस में, बैलेंस में, क्योंकि जितना स्टील है उतना ही कंक्रीट है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आउटर मोस्ट फाइबर है यहाँ पे 0.0035 स्ट्रेन होगा और यहाँ पे 0.87 FI/ES प्लस 0.002। ठीक है, और एज इट इज जैसे कि क्रॉस सेक्शन होता है बीम का, जहाँ पे स्टील होता है, ब्रेड्थ होता है, एरिया ऑफ स्टील होता है, जैसे पहले मैंने बताया वैसा ही है। बट यहाँ पे क्या है, एक्सियो मैक्स और एक्सी जो है दोनों एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, वैसे सेक्शन को कहा जाता है बैलेंस सेक्शन। ठीक है, तो इसी के बारे में ऊपर में लिखा गया है। The section in which the tensile steel reaches the yield strain ये है, simultaneously as the concrete reaches the failure 0.0035 is known as balance section। मतलब यहाँ पे कंक्रीट और स्टील दोनों साइमल्टेनियसली अपने यील्ड स्ट्रेन को रीच करता है। यानी कि बात समझ में आ रही है कि जैसे जैसे जितना में जहाँ पे कंक्रीट रीच कर रहा है यील्ड स्ट्रेन को उतना ही में स्टील भी कर रहा है, मतलब दोनों बराबर है, तो वैसे सेक्शन को कहा जाएगा बैलेंस सेक्शन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कैसे निकालते हैं हम लोग किसको, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को निकालने के लिए यहाँ पे लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को निकालने के लिए एमयू लिमिट बराबर C/Z करते हैं। C/Z यानी कंप्रेशन फोर्स इनटू लीवर आर्म। तो कंप्रेशन फोर्स की वैल्यू देखो, एमयू लिमिट अगर करना है तो एक्सयू को हम एक्सयू मैक्स से डिनोट करेंगे, तो 0.36 FCK इंटू बी, और यहाँ पे एक्सयू की जगह पे एक्सयू मैक्स कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एमयू लिमिट है, अगर एमयू रहता तो सिर्फ यहाँ पे एक्सयू रह जाता। फिर D माइनस 0.42 एक्सयू होता है, तो एक्सयू की जगह पे एक्सयू मैक्स। जनरल फॉर्मूला क्या होता है एमयू का, पहले आप ये देखो 0.36 FCK इंटू बी। ठीक है, एक्सयू मैक्स ब्रैकेट ऑन 0.42 एक्सयू मैक्स। ठीक है, सॉरी एक्सयू होता है, तो एमयू का वैल्यू। अब जैसे ही एमयू लिमिट आप यहाँ पर पुट करोगे, तो एमयू लिमिट पुट करने के बाद क्या होगा कि जो एक्सयू है ना आपका, जो एक्सयू है वहाँ पे एक्सयू मैक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सयू 0.42 एक्सयू यहाँ पे मैक्स हो जाएगा, बाकी एज इट इज रहेगा। ठीक है, जहाँ पे जेड क्या है, लीवर आर्म है। ठीक है, तो एक चीज़ ये आपको समझना है, इस तरीके से हम वहाँ पे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद रहेगा कि बैलेंस सेक्शन जब भी आएगा तो बैलेंस सेक्शन के केसेस में हम इस तरीके से वहाँ पे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब अंडर इन्फोर्स सेक्शन में चलते हैं। देखिए, तो एक चीज़ मैंने अभी आपको बताया है, देखिए कोई भी चीज़ फिगर से समझने की कोशिश की, आरसीसी को थ्योरी पे ध्यान नहीं दीजिए, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दीजिए क्या लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ। आप देखिए ये फिगर देख रहे हैं, ये फिगर है, इस फिगर में देखिए स्टील यहाँ पे नीचे डाला गया है, स्टील यहाँ पे नीचे डाला गया है, और मैंने बताया था कि टॉप मोस्ट फाइबर से लेकर के स्टील के सेंटर तक के डेप्थ को इफेक्टिव डेप्थ कहा जाता है। कौन सा डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ। ओके, अब देखिए जो स्ट्रेन डायग्राम है, पहले ओरिजिनल स्ट्रेन डायग्राम की ओर हम चलते हैं। देखिए ये जो डायग्राम मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, देखिए यहाँ पे ये आपका क्या है, ये एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है। अब मैं जो दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ आपको, रेड कलर से, ये देखिए नीचे ये क्या है, क्रिटिकल है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सयू जो है ना, यहाँ पे देखिए एक्सयू क्या है, यानी यहाँ पे बेसिकली आपको समझना है कि जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है लेस देन है क्रिटिकल से। ठीक है, यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं एक्सयू जो है एक्सयू मैक्स से कम है। क्या है, एक्सयू जो है यानी जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है लेस देन एक्सयू मैक्स है। तो पहला तो ये क्राइटेरिया अंडर इन्फोर्स सेक्शन के लिए, ये तो आप एक समझ गए। अब यहाँ पे देखिए ई एस इक्वल टू 0.87 FI/ES प्लस 0.002। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया आपको समझना है कि यहाँ पे एक्सयू जो है एक्सयू मैक्स से कम होता है अंडर इन्फोर्स सेक्शन में। ठीक है, अब किस तरीके से यहाँ पे हम लोग निकालते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को, ये चीज़ आपको समझना है। तो देखिए पहला है
परसेंटेज ऑफ स्टील इन अंडर इन्फोर्स सेक्शन इज लेस देन द रिक्वायर्ड ऑफ बैलेंस सेक्शन, यानी जितना बैलेंस सेक्शन में स्टील लगेगा उससे कम लगेगा अंडर इन्फोर्स सेक्शन में। नाम से क्लियर है, अंडर, अंडर मतलब कम, ठीक है, पहला क्राइटेरिया। दूसरा है कि एक्सयू का वैल्यू एक्सयू मैक्स से कम होगा अंडर इन्फोर्स सेक्शन में, ठीक है। तीसरा क्राइटेरिया है कि जब हम अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे तो हम टेंसाइल साइड से निकालेंगे, ओके, अंडर इन्फोर्स सेक्शन में, जैसा कि हम लोग वर्किंग स्ट्रेस मेथड में कैलकुलेट कर रहे थे। तो यहाँ पे टी इंटू क्या हो जाएगा, जेड, तो टी का वैल्यू 0.87 FI इंटू एस टी होता है और डी माइनस 0.42 एक्सयू, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सयू की वैल्यू हम यूज़ करें, क्यों, क्योंकि एक्सयू का वैल्यू जो है एक्सयू मैक्स से कम है, तो हम यहाँ पे एक्सयू मैक्स का वैल्यू कभी नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि अंडर इन्फोर्स और अंडर इन्फोर्स में जो एक्सयू है एक्सयू मैक्स से कम है, तो हम एक्सयू एक्चुअल वैल्यू जो है वो वाला वैल्यू हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे, ठीक है। ऊपर वाले में तो ठीक है, ऊपर वाले में ये था कि वहाँ पे बैलेंस सेक्शन था, तो वहाँ पे हम एक्सयू की जगह पे एक्सयू मैक्स का वैल्यू वहाँ पे पुट करके लिमिटिंग मोमेंट निकालते थे, है ना। क्यों, क्योंकि वहाँ पे हमारा एक्सयू जो था एक्सयू मैक्स के क्या था, बराबर था, किस में, बैलेंस सेक्शन में, इसलिए वहाँ पर कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम हमेशा एक्सयू रखेंगे, क्यों, क्योंकि एक्सयू का वैल्यू जो एक्चुअल है वो एक्सयू मैक्स से कम है। मान लो कि 20 mm है और आपका एक्चुअल आ रहा है 17 mm, तो आप 20 mm वाले पार्ट को कैसे रख के बनाओ, आपको 17 mm रखना पड़ेगा, जो एक्चुअल है वो रख के बनाना आपको पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंडर इन्फोर्स सेक्शन क्या होता है, तो अंडर इन्फोर्स सेक्शन वैसा सेक्शन जिसमें जो स्टील है वो अपने परमिसिबल स्ट्रेस को पहले रीच कर जाता है इन द कंपैरिजन ऑफ कंक्रीट। तो यहाँ पे क्या होता है कि स्टील का फेलियर जो है, स्टील का फेलियर क्या होता है, पहले होता है। तो स्टील का फेलियर होगा तो स्टील फेल होने से पहले प्रॉपर वार्निंग देता है, तब जाकर के स्टील फेल होता है। मैंने आपको माइंड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाया था पहले, बहुत बार बताया है मैंने आपको बना करके, तो आपको याद होगा कि माइंड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में फेलियर से पहले बहुत सारे उसके यील्डिंग पॉइंट्स होते हैं, फिर क्रश होते हैं, तब जाकर के फाइनली अल्टीमेट पॉइंट के बाद में फेलियर होता है। लेकिन कंक्रीट में ऐसा नहीं है, तो हमारा पहले अगर स्टील फेल हो रहा है तो सफिशिएंट वार्निंग देगा, तब जाकर के हमको हमारा जो स्ट्रक्चर है वो फेलियर होगा। तो हम ऐसे सेक्शन को ज़्यादातर प्रेफर करते हैं किसी भी सेक्शन को बनाने के लिए। हमारा मोस्ट चांसेस होता है कि हमारा सेक्शन अंडर इन्फोर्स सेक्शन हो, ठीक है। अब देखिए ओवर इन्फोर्स सेक्शन में क्या होता है। देखिए ओवर इन्फोर्स सेक्शन में क्या होगा कि आपका एक्चुअल जो न्यूट्रल एक्सिस है क्रिटिकल से ज़्यादा हो जाएगा, यानी एक्सयू का जो वैल्यू है एक्सयू मैक्स से ज़्यादा हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, एक्सयू ग्रेटर देन हो जाएगा एक्सयू मैक्स। अब देखिए सेम बीम है, आप देख सकते हैं। तो देखिए बैलेंस के लिए आप अगर बनाते हैं, बैलेंस के लिए अगर आप बनाते हैं तो ये तो आपका ठीक है, इस तरीके से आपका सेक्शन है, यहाँ पे स्टील है, ये बी है। अब देखिए ये देखिए जो डॉटेड लाइन से मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये बैलेंस है, यानी एक्सयू मैक्स वाला पार्ट है। अब मैं आपको रेड कलर से दिखा रहा हूँ एक, तो रेड कलर वाला जो पार्ट है ना, ये आपका जो है ना ये एक्चुअल है, एक्चुअल यही, और हमको इससे मतलब है एक्चुअल वाले पार्ट से। और यहाँ पे ऐसे डॉटेड लाइन से ये दिखाया गया है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो पहला तो आपको समझ में आएगा कि एक्सयू का जो वैल्यू है एक्सयू मैक्स से ज़्यादा हो गया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टील का मात्रा जो है ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे जो एक्सयू का जो वैल्यू है शिफ्ट कर जाता है टेंशन साइड की तरफ, है ना। तो एक चीज़ ये आपको याद रखना है। फिर से उसी तरीके से यहाँ पे ये जो वैल्यू है आउटर साइड में 0.0035 होगा और यहाँ पे 0.87 FI बाई ES प्लस 0.002 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पीटी का वैल्यू जो है पीटी लिमिट से ज़्यादा हो जाता है, यानी जितना लिमिटिंग स्टील आपका उससे ज़्यादा हो जाएगा पीटी का वैल्यू, यानी कि जो रिक्वायर्ड उससे ज़्यादा हो गया पीटी का वैल्यू, है ना। यानी परसेंटेज ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस मोर देन द बैलेंस सेक्शन, बैलेंस सेक्शन से आपका ज़्यादा हो जाएगा। ओवर के नाम से ही क्लियर, ओवर मतलब ज़्यादा, ठीक है। जो बैलेंस सेक्शन उससे ज़्यादा आप स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं। और यहाँ पे हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो निकालते हैं वो निकालते हैं हम कंप्रेशन वाले साइड से, ठीक है, कंप्रेशन वाले साइड से C इंटू जेड कर देंगे। तो 0.36 FCK इंटू B इंटू एक्सयू मैक्स, D माइनस 0.42 एक्सयू मैक्स। अब देखिए यहाँ पे एक्सयू मैक्स की वैल्यू को लिया गया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्सयू मैक्स की वैल्यू जो है एक्चुअल से क्या है, यानी कि यहाँ पे जो है एक्सयू का वैल्यू यहाँ पे एक्सयू मैक्स से ज़्यादा है। एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है, एक मिनट, यहाँ पे एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस जो है ना, एक्चुअल जो है क्रिटिकल से क्या है, ज़्यादा है, यानी कि एक्सयू का वैल्यू एक्सयू मैक्स से क्या है, ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए अब एक्सयू का वैल्यू एक्सयू मैक्स से ज़्यादा है, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारा जो वैल्यू है एक्सयू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो वैल्यू है एक्सयू से कभी भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो भी वैल्यू रखेंगे तो एक्सयू मैक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सयू मैक्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं। जबकि अंडर इन्फोर्स सेक्शन में एक्सयू जो होता था एक्सयू मैक्स से कम होता था, इसलिए हम वहाँ पे एक्सयू मैक्स की वैल्यू पुट नहीं करते थे क्योंकि कम था। और यहाँ पे ज़्यादा है तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं एक्सयू मैक्स की वैल्यू, ठीक है।
तो एक्स यू मैक्स की वैल्यू हम पे पुट कर देंगे, यहाँ से आप अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं इन द केस ऑफ ओवर रिवर्स सेक्शन। अब देखो इसका क्या है क्राइटेरिया। अब ओवर रिवर्स सेक्शन जो भी होता है, ओवर रिवर्स सेक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे आपका जो फेलियर होता है पहले कंक्रीट का होता है। किसका फेलियर होता है? कंक्रीट का फेलियर पहले होता है, फर्स्ट कंक्रीट फेलियर। पहला जो फेलियर होगा कंक्रीट का फेलियर हो जाएगा, तब जाकर के स्टील फेल करेगा, यानी स्टील जो है अंडर स्ट्रेस हो जाता है। अब बताओ कि अगर कंक्रीट पहले फेल कर जाएगा और स्टील बाद में करेगा तो ऐसे फेलियर को कहा जाता है ब्रिटल फेलियर। और कंक्रीट क्या है? ब्रिटल मटेरियल है, तुरंत सारा का सारा स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा और जिससे हमारा पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा। और स्टील बाद में फेल होगा तो क्या मतलब है? पहले तो हमारा कंक्रीट का पूरा स्ट्रक्चर फेल कर गया है ना। तो ऐसे सेक्शन को कहा जाता है ओवर रिवर्स सेक्शन, और इस तरीके के सेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइडेड किया जाता है। ये चीज़ दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। तो अभी आप लोगों ने देखा अंडर इन्फोर्स, ओवर इन्फोर्स एंड बैलेंस्ड सेक्शन, और कैसे हम मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को फाइंड आउट करते हैं और कैसे हम परसेंटेज ऑफ स्टील को फाइंड आउट करते हैं। ये चीज़ आप लोगों ने इस लेक्चर में देखा और समझा भी। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके लिए, क्योंकि जितने भी सारे अभी आगे चैप्टर्स आने वाले सारे इसी पे बेस्ड है। आप लोग एक चीज़ एनालाइज कर रहे हो कि जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो अभी सारा एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर आप एक चैप्टर नहीं पढ़ोगे लिमिट स्टेट का पहला, तो आपको कोई भी चैप्टर फिर नहीं समझ में आएगा, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बैलेंस्ड, अंडर इन्फोर्स एंड ओवर इन्फोर्स सेक्शन, ठीक है। बार बार पूछा जाता है कौन कौन सा सेक्शन था? बैलेंस्ड, अंडर इन्फोर्स सेक्शन, उसके बाद में ओवर इन्फोर्स सेक्शन, ओवर इन्फोर्स सेक्शन, ठीक है। तीनों में डिफरेंसेस आपको एकदम टिप पे होना चाहिए। कभी भी कोई पूछते हैं कि अंडर इन्फोर्स सेक्शन क्या होता है, ओवर इन्फोर्स सेक्शन क्या होता है, क्यों हम अंडर इन्फोर्स सेक्शन को ज़्यादातर प्रेफर करते हैं, क्यों ओवर इन्फोर्स सेक्शन को प्रेफर नहीं करते हैं, तो आपको इसका आंसर आपके टिप पे होना चाहिए, बिल्कुल टिप पे होना चाहिए। क्योंकि अब आप फाइनल ईयर में अब कहीं भी इंटरव्यू देने जाएंगे कहीं भी, तो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस टाइप, पूछे नहीं जा सकते हैं, पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम से मैक्सिमम, ठीक है। तो आपको सारे कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है। तो अंडर इन्फोर्स सेक्शन को क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि अंडर इन्फोर्स सेक्शन में हमारा स्टील का फेलियर पहले होता है और स्टील सफिशिएंट वार्निंग देता है फेल होने से पहले, तो इसलिए हम अंडर इन्फोर्स सेक्शन को ज़्यादातर प्रेफर करते हैं। ओवर को क्यों नहीं प्रेफर करते? क्योंकि यहाँ पे जो फेलियर होता है वो अचानक होता है, सडनली होता है, क्योंकि कंक्रीट पहले फेल कर जाता है और जो हमारा स्टील है, स्टील अंडर स्ट्रेस हो जाता है। तो कंक्रीट पहले फेल कर जाता है, इसके कारण पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे डिजास्टर्स होता है, इसलिए ओवर इन्फोर्स सेक्शन को हम अवॉइडेड करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं बहुत बार इंटरव्यू में और बहुत सारी जगहों में, ठीक है। मुझे उम्मीद है और आशा भी है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। लेक्चर थोड़े लंबे होंगे बिकॉज जो आरसीसी का जो भी अभी कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा डील करने में टाइम लगता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी कॉर्पोरेट करेंगे और आप अच्छे से लेक्चर को समझेंगे, ठीक है। टाइम पे ध्यान देने से ज़्यादा है कि आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें। थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है टाइम का, उससे कोई ये नहीं है। आपके जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर एंड साउंड होने चाहिए। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, फिर वहाँ पे हम बात करेंगे यूनिट नंबर 3 है उसका जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके बारे में। उसके बाद जस्ट हम लोग फिर न्यूमेरिकल पे आ जाएंगे। चलिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल स्टूडेंट्स।